हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। तो आज का हम लोग का क्लास जो है साथियों, सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी का स्टार्ट हो गया है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं इसका, कि हम लोगों को इस क्लास में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है ये बुक में क्लास 8 का एनसीईआरटी में। उसके बाद साथियों हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर को लेकर के आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखते हैं साथियों सिलेबस हम लोग का कौन कौन सा है। आप लोग भी अपने नोट कॉपी में आज का सिलेबस नोट कर लीजिए। तो देखिए साथियों, सिलेबस में सबसे पहला हम लोग का अध्याय जो आ जाता है वो हो जाता है साथियों क्या, संसाधन के बारे में। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग का दूसरा जो अध्याय होता है वो क्या हो जाता है। साथियों, जो दूसरा अध्याय हम लोग का होता है ये इसका नाम क्या है। तो देखिए साथियों, दूसरा जो अध्याय है उसका नाम क्या है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन दूसरा हम लोग का चैप्टर होता है। और तीसरा देखिए साथियों, हम लोग का जो तीसरा चैप्टर होता है साथियों उसका नाम है कृषि। था 3 नंबर में क्या था, 3 नंबर जो साथियों अध्याय था उसमें पहले कृषि था, लेकिन 3 नंबर में क्या कर दिया गया, अब नया सिलेबस जो चेंज हुआ है कर दिया गया है खनिज और शक्ति संसाधन। फिर साथियों चौथा में कर दिया गया है कृषि। इसमें हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग का 5वां अध्याय है उद्योग के बारे में। 5वां हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 6ठा अध्याय जो है वो मानव संसाधन के बारे में है। यानी कि साथियों कुल मिलाकर कहा जाए कि क्लास 8 का एनसीईआरटी में ज्योग्राफी, इसमें हम लोग का 6 चैप्टर पढ़ना है। कितना 6 चैप्टर पढ़ना है साथियों, तो आज का हम लोग का पहला चैप्टर हो जाएगा संसाधन के बारे में। हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या होता है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। आप लोगों ने साथियों अभी तक क्लास को एक बार लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज का हम लोग का पहला क्लास का 1 नंबर चैप्टर देख लेते हैं, जो कि किससे संबंधित है साथियों, संसाधन से संबंधित है। आखिर ये संसाधन का मतलब क्या होता है, समझिएगा साथियों कि हमारे आसपास जितने भी प्रकार की चीजें दिखती है जिसका हम लोग मानव जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अब मानव जीवन में हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीजें साथियों। कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, फ्रिज है, धान है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है और जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। आंख के सामने साथियों बहुत चीज दिखता है हम लोग का, ईट गिट्टी बालू ईंटा पत्थर ये सब भी दिखता है, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है साथियों, कुछ कुछ चीज ऐसी है जिसका हम लोग कभी भी उपयोग ही नहीं करते, वो फालतू ही धरती पर पड़ा हुआ है। तो सिंपल से साथियों संसाधन का मतलब समझिएगा कि हमारे आसपास जितनी प्रकार की चीजें दिखती है जिसका हम लोग मानव जीवन में उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाता है। अब चलिए साथियों हम लोग चैप्टर में प्रवेश करते हैं। हम लोग संसाधन के बारे में तो समझ गए हैं, चैप्टर में क्या कहता है हम लोग कहानी के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से। कहता है साथियों कि मोना और राजू अपने घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मोना और राजू दो यहाँ व्यक्ति है, वो क्या कर रही है, अपनी माँ की मदद कर रही है घर साफ करने में। इन सभी चीजों को देखो, कपड़ा, बर्तन हो गया, अनाज हो गया, कंघी हो गया, शहर की बोतल हो गया, शहद की बोतल, किताबें हो गया, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। जी हाँ साथियों, हम लोग का देखिए कपड़ा हो गया, बर्तन बर्तन हो गया, अनाज हो गया, कंघी हो गया और शहद की बोतल, ये सब हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में उपयोग करते हैं। आगे इसमें कहता है क्या साथियों कि मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा ये संसाधन है। मोना क्या कहती है कि ये महत्वपूर्ण है, यानी कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है ये सब चीज हमारे जीवन के लिए। तो इसकी माँ जो है वो क्या कहती है, हाँ यही तो संसाधन है। अब ये बोलती है कि क्या होता है संसाधन, तो अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने राजू से क्या क्या प्रश्न पूछा कि आखिर ये संसाधन क्या होता है। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है।
अब देखिए साथियों, यहाँ से आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा, कहाँ से, जहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका हम लोग उपयोग करते हैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो संसाधन कहलाता है। यहाँ तक कर लिया आप लोग नोट। अब चलिए साथियों, हम लोग अपने आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आगे क्या है, आगे क्या कहता है साथियों, कहता है कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षित कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्रयास लगाने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। अब देखिए साथियों, मैं आपको शुरू में ही बता दिया था कि हमारे आसपास जितनी प्रकार की चीजें दिखती है, और एक चीज बताया था जो हमारे जीवन में क्या उपयोग उसका हम लोग करते हैं, वो संसाधन कहलाता है। तो हमारे आसपास तो बहुत चीज दिखती है साथियों, जल हो गया, स्कूल का बस हो गया, रिक्शा हो गया, पुस्तक हो गया साथियों, किताबें हो गया, ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब संसाधन के रूप में आते हैं। आगे कहता है कि साथियों की आपके चिंता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। ये देखिए, यहाँ पिता लिखा हुआ, देखिए आपके पिता ने साथियों क्या किया, आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। अब देखिए क्या होता है, कहता है कि नाश्ते का बोतल, ये सब सारी चीज क्या है साथियों, संसाधन है। आगे कहता है इन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वो भी संसाधन है। जी हाँ साथियों, खाने पीने की चीज, यानी कि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि हमारे आसपास जो भी चीज दिखती है जिसका हम लोग मानव जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब देखिए साथियों, चलिए हम लोग एक एक करके सब पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। आगे कहता है कि साथियों कि जल ले लेते हैं, विद्युत हो गया, रिक्शा हो गया, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसे क्या हैं, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। आप लोग साथियों जल का भी उपयोग करते पीने में, विद्युत यानी घर में बल्ब जलाते हैं, रिक्शा का साथियों आप लोग आना जाना करते होंगे, मार्केट, घर, ट्यूशन वगैरह रिक्शा से आते जाते होंगे, सब्जी प्रतिदिन आप लोग खाते होंगे, पाठ्य पुस्तक हो गया साथियों, बुक वगैरह हो गया, ये सब क्या है साथियों, इसलिए बोल सकते हैं कि इसलिए वे उपयोगी हैं। क्या है, ये सब सारे चीजें क्या है, उपयोगी है मानव आवश्यकताओं के लिए। कहता है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ को उपयोगिता और प्रयोजकता उसे संसाधन बनाती है। अब देखिए साथियों, संसाधन में दो गो कंडीशन आ जाता है। पहला इसमें कंडीशन क्या आता है, पहला आता है साथियों उपयोगी। क्या आता है, पहला इसमें आ जाता है साथियों उपयोगी। कोई भी वस्तु संसाधन तब कहलाएगा जब इसका हम लोग मानव जीवन में उपयोग करेंगे। और इसको क्या आता है साथियों, प्रयोजकता। क्या होता है दोस्त, अगर हम लोग किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो वो संसाधन में उपयोगी होना चाहिए और प्रायोजकता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज नहीं होगी साथियों तो हम लोग उसे संसाधन नहीं बोलेंगे। अब देखिए कोई कोई कंडीशन ऐसा भी आएगा, कुछ कुछ चीजें जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, वो संसाधन नहीं कहलाएगा। अब देखिए क्या क्या आता है आगे, इसमें कहता है साथियों कि राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उन समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा प्रयोजकता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान है, अम्मा ने कहा। राजू का साथियों एक प्रश्न था। क्या था राजू का एक प्रश्न था कि आखिर ये संसाधन बनते क्यों हैं। तो देखिए साथियों, संसाधन आप लोग जानते हैं कि जिसका हम लोग उपयोग करते हैं मानव आवश्यकताओं के लिए, और कुछ ना कुछ मूल्य होना चाहिए। मूल्य का मतलब होता है साथियों उसका महत्व होना चाहिए। मान के रखिए कि आपको अगर कोई चीज आदमी दे रहा है, ठीक है, जिसका आप लोग मानव जीवन में उपयोग ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो चीज जो देगा आपको क्या उपयोग करने लायक होगा, नहीं होगा। जैसे मान के रखिए आपको पाकिस्तान का इंडिया में 10 रुपया पैसा देगा कोई, तब क्या इंडिया में पाकिस्तान का करेंसी भंजता है साथियों, उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, तभी बैंक में होगा। लेकिन आप ऐसा ही सब्जी लेने जाइएगा तो भंजेगा नहीं, भंजेगा क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं है भारत में। आप लोग पाकिस्तान जाइएगा तब ना पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही भंज जाएगा। इसलिए साथियों ये सब क्या आता है, कंडीशन हो जाता है। अब देखिए आगे क्या कहता है,
आगे साथियों एक शब्द आएगा, क्या आएगा? एक शब्द आएगा पेटेंट। क्या आएगा? पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र आधारित है। पेटेंट का मतलब होता है साथियों आविष्कार। क्या होता है? आविष्कार। वैज्ञानिक क्या करते हैं? पढ़ लिख कर नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, नई नई चीजों का क्या करते हैं? उसे मूल्यवान बनाते हैं। इसी का अर्थ होता है साथियों पेटेंट का मतलब। ठीक है, आगे इसमें कहता है कि मूल्य का अर्थ महत्व होता है। अभी मैंने बताया साथियों आपको कि मूल्य का मतलब क्या होता है? महत्व होता है। कहता है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण, धातुओं को आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरंजन दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्व है और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूरा करता है। अब देखिए साथियों संसाधन को क्या कर दिया गया है? दो कंडीशन में बांट दिया गया है। क्या किया गया है? दो कंडीशन में बांट दिया गया है। पहला क्या है साथियों? पहला हम लोग का आर्थिक संसाधन हो गया, दूसरा गैर आर्थिक हो गया। अब देखिए साथियों समझते हैं कि आर्थिक क्या होता है और गैर आर्थिक क्या होता है। आर्थिक का मतलब साथियों समझिए कि संसाधन के रूप में सभी धातु जितना होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्थिक मूल्य कहलाते हैं। धातु का मतलब क्या होता है साथियों? धातु का मतलब होता है जिसमें चमक हो, तन्यता हो, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब धातु कहलाते हैं। अब देखिए गैर आर्थिक आया है, दो शब्द ना आया यहाँ पे, एक आर्थिक एक गैर आर्थिक। अब देखिए गैर आर्थिक का मतलब क्या होता है? गैर आर्थिक का मतलब होता है साथियों एक खूबसूरत लैंडस्केप का भी मूल्य होता है लेकिन आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आर्थिक मूल्य अधातु हो गया और आर्थिक गैर आर्थिक मूल्य क्या हुआ? अधातु। और आर्थिक मूल्य साथियों धातु के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। आगे इसमें क्या कहता है? आगे इसमें साथियों कहता है क्या कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में क्या होते? मूल्य हो जाते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा भेजे जाते हैं तब वे आर्थिक मूल्य कहला जाते हैं। अब देखिए साथियों आप लोग दादी माँ के नुस्खे का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि आपको बचपन में अगर बुखार लगता होगा तो दादी माँ क्या करती है कि गर्म पट्टी लगा देती है। कुछ का क्या होता है? टोटका वगैरह होता है। ये सब चीज़ों का एक क्या होता है? सिर्फ एक माना जाता है कि ऐसा होता है। लेकिन साथियों अगर ये सब चीज़ का सर्टिफिकेट वगैरह होता तब आज इसे क्या होता कि मेडिकल साइंस में उपयोग किया जाता कि हाँ टोटका वगैरह भी कुछ होता है। अगर किसी चीज़ का सर्टिफिकेट होगा तभी हम मान सकते हैं कि वो जो नुस्खा आजमाया वो सही में ऐसा होता है। साइंटिस्ट आदमी कैसे बनता है? कोई भी चीज़ का आविष्कार जब करता है तो उसका प्रूफ तो चाहिए ना साथियों। अगर प्रूफ नहीं देंगे तो कैसे मानेंगे कि हाँ ये चीज़ होता है। ठीक उसी प्रकार दादी माँ के जो नुस्खे हैं उसमें अगर किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं होगा तो हम लोग नहीं मान सकते कि दादी माँ का जो नुस्खा है वो सच में उसका उपयोगी करने लायक है, अन्यथा ना है। अगर रहेगा उपयोगी करने लायक, अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तभी हम लोग मान सकते हैं कि हाँ वो क्या है? वो भी एक संसाधन के रूप में है। अब देखिए साथियों आगे के पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या कहता है। देखिए आगे कहता है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से कुछ से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अन्यथा परिवहन की नवीकृत विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रगति ने तेज से वाहन छल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब देखिए साथियों समय समय की बात है, जैसे जैसा समय आते जाएगा अच्छा समय मनुष्य क्या करेगा? नए नए चीज़ों का आविष्कार करते जाएगा। सबसे पहले साथियों मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीखा कि किस प्रकार आग का उपयोग होता है। आग की खोज हुई,
तब आज हम लोग क्या करते हैं, आग से हम लोग साथियों बनाते हैं बिजली बना देते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। फिर मनुष्य ने क्या किया साथियों, अपने कौशल और ज्ञान की वजह से पढ़ा लिखा, फिर क्या किया, उसने विद्युत का आविष्कार किया। विद्युत का मतलब साथियों कि आज हम लोग के घर में जो बल्ब वगैरह जलते हैं, किससे जलते हैं, विद्युत से जलते हैं। विद्युत का आविष्कार किया, इसलिए क्या साथियों कि आज सबसे तेज चलने वाला ट्रेन का भी आविष्कार हो गया विद्युत से, जो कि बहुत स्पीड चलता है। फिर साथियों फिर साइंटिस्ट पढ़े, फिर आविष्कार किए, फिर क्या किया, उसने पानी से बिजली उत्पादन करना सीख लिया। तो क्या हुआ साथियों, समय समय पर एक नए नए प्रौद्योगिकी का उपयोग और विकास होने लगा। ये सब क्या कहलाते हैं साथियों, यही सब हम लोग का संसाधन कहलाते हैं। आगे साथियों देखिए शब्दावली पे हम लोग देखते हैं, फोकस करते हैं थोड़ा सा। शब्दावली में क्या कहता है साथियों कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है साथियों कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनने में नवीनतम ज्ञान का अनुभव उपयोग होना चाहिए। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है साथियों कि साइंटिस्ट लोग जो हैं वो पढ़ लिख करके क्या किए, अपने कौशल और विकास से नए नए चीज़ों का आविष्कार किए। यही हम लोग का क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। यही क्या हो गया है, नया नया टेक्नोलॉजी आज के इस युग में आ गया है। अब देखिए साथियों, अब आता है हम लोग का संसाधन के प्रकार के बारे में जानते हैं। क्या होता है संसाधन के प्रकार। साथियों देखिए संसाधन के प्रकार हम लोग मुख्यतः कितने वर्गों में बांटते हैं, मुख्यतः साथियों 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा आता है साथियों मानव स्वयं संसाधन आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, मानव स्वयं संसाधन। अब देखिए इसको लिखना है किस प्रकार, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक लाइन में लिखिएगा संसाधन के प्रकार, फिर साथियों यहाँ पे 3 लाइन दीजिएगा इस प्रकार, 3 लाइन दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा प्राकृतिक संसाधन, यहाँ लिखिएगा मानव निर्मित संसाधन, और यहाँ लिखिएगा साथियों मानव संसाधन। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए अब समझते हैं हम लोग एक एक करके कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, और मानव संसाधन क्या होता है। साथियों देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, कहता है कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब समझते हैं साथियों, वे संसाधन जो अधिक संशोधन हो और बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि बिना उसमें कुछ छेड़छाड़ किए हुए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब चीज हम लोग का क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए साथियों प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल जैसे हवा प्राकृतिक ने दिया, जल प्राकृतिक ने दिया, सूर्य का जो रोशनी है कौन दिया, प्राकृतिक ने दिया। ये सब चीज का हम लोग क्या साथ किसका, ये सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में उपयोग करते हैं साथियों। जल के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। फिर पेड़ पौधे हो गए, ये सब किसने दिया, प्राकृतिक ने दिया। और साथियों देखो सूर्य का रोशनी, सबसे जीवन का महत्वपूर्ण चीज साथियों सूर्य का रोशनी है। अगर सूर्य का रोशनी नहीं आएगा तो हम लोग किसी प्रकार का कोई भी चीज कर ही नहीं पाएंगे, ना ही हम लोग खाना पकाने पाएंगे, ना ही हम लोग जीवन जी सकेंगे, और ना ही अन्य कार्य हम लोग कर पाएंगे। समझ गए साथियों प्राकृतिक संसाधन। आगे कहता है कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी दुनिया, हमारी नदियाँ, झीलों, जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। अब देखिए साथियों प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से आते हैं, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से लिया गया क्या, सबसे पहले वायु जिससे हम लोग सांस लेते हैं, फिर आया साथियों नदियाँ आया, झील आया, फिर मिट्टी आया, फिर खनिज आया। ये सब सारी चीजें क्या है साथियों, प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। आगे कहता है कि साथियों कि इन संसाधनों से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपचार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरण के रूप में विभाजित किया गया है। अब देखिए साथियों क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन को हम लोग 2 वर्गों में बांट देते हैं। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में हम लोग बांट देते हैं। पहला वर्ग हम लोग का आ जाता है नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा आता है अनवीकरणीय। अब समझते हैं नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है साथियों। नवीकरणीय संसाधन पहले समझते हैं। कहता है कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा
पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रयोग क्या होता है, प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सिंपल से साथियों समझेंगे कि नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि वे संसाधन जो जल्दी से नवीकृत या फिर से भर जाते हैं। जैसे कि देखिए साथियों, जिसका भंडार क्या है साथियों, बहुत ज़्यादा है, वो हमारी आवश्यकताओं से बहुत ही ज़्यादा है, जिसका मानव जीवन में हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भी समाप्त नहीं होगा। ये क्या कहलाता है, ये नवीकरण संसाधन कहलाता है। जैसे सूर्य का ऊर्जा हो गया, ये क्या है, बहुत अधिक विशाल है, ये क्या कहलाया, ये नवीकरण संसाधन कहलाया। और क्या है साथियों, इसमें हवा आता है, इसमें एक और हवा आता है, ये भी बड़ा ही विशाल है साथियों, जिसका हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त नहीं होगा। अब साथियों क्या समझते हैं, अब आगे कहता है कि लेकिन फिर भी कुछ नवीकृत संसाधन जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरण संसाधन प्रकृत होते हैं, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में क्या एक बड़ी समस्या है। देखिए साथियों, जल जो है ना, ये आते नवीकरण संसाधन में, क्योंकि जल भी तो बहुत है साथियों। लेकिन मानव क्या करता है कि देखिए, जल जैसे कि एक हो गया खारा जल होता है, एक मीठा जल होता है। तो हम लोग जो पानी पीते हैं वो हम लोग का मीठा जल हो जाता है, और जो खारा जल होता है जहाँ साथियों, खारा जल का मतलब होता है नमकीन जल, नमकीन जल का मतलब होता है नमक वाला जल। समुद्र में आप लोग कभी गोवा गए जाइएगा, बंगाल की खाड़ी जब जाइएगा, ये सब जगह जब जाइएगा साथियों, तो समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, यानी पीने लायक नहीं है। अब क्या होता है साथियों कि हम लोग का जो पीने लायक पानी है वो कुछ ही परसेंट है, कितना है, कुछ ही परसेंट है, मात्र 3% ही साथियों पानी क्या है हम लोग का पीने लायक। ये आते हैं साथियों और नवीकरण संसाधन में। नवीकरण संसाधन का मतलब होता है बहुत, जिसका भंडार क्या है, सीमित है। लेकिन साथियों मानव की कुछ गलतियों के कारण क्या होता है कि ये अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं, नवीकरण, ये अनवीकरण में इसको शामिल कर दिया गया। अब मानव का इसमें गलती क्या होता है साथियों कि क्या करते हैं मानव, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग कर लेते हैं। आप लोग नहाने अगर जाते हैं तो क्या करते हैं, ज़रूरत होता है आपको 1 बाल्टी का, आप लोग 2 बाल्टी उझल लेते हैं पानी। कहीं पे गए क्या किए, पानी नल का पानी क्या होता है खुला छोड़ देते हैं। कहीं पे क्या होता है साथियों, पाइपलाइन अगर लीक होता है, पानी का बूंद टप टप छू करके गिरता है, इससे भी साथियों क्या होता है, जल की आपूर्ति होती है और हरासमेंट होता है जल का। इसलिए साथियों ये सब सारे कंडीशन को मुद्दे में रखते हुए क्या किया गया, जल को अनवीकरण संसाधन के रूप में उसे जोड़ दिया गया है। अब समझेंगे कि आखिर अनवीकरण संसाधन क्या होता है। नवीकरण संसाधन का जस्ट उल्टा होता है अनवीकरण संसाधन। देख लेते हैं साथियों क्या होता है। अनवीकरण संसाधन के बारे में समझेंगे, कहता है क्या कि वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद नवीकृत करना, पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अब देखिए साथियों, नवीकरण संसाधन तो समझ गए, और नवीकरण का मतलब होता है जिसका भंडार सीमित है। अगर इसको हम लोग ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो क्या होगा कि मानव आवश्यकताओं को एक ऐसा समय आएगा कि ये मिलेगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के अगर माध्यम से समझें कि हो गया, देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है साथियों, देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, चल जाओ ऊपर, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब सारी चीजें क्या हुई साथियों, ये सब सारी चीजें अनवीकरण संसाधन में आ जाता है। किस में आता है, अनवीकरण संसाधन में आ जाता है। कोयले का अगर हम लोग ज्यादा उपयोग कर लेते हैं साथियों, तो एक ऐसा समय आएगा जो कि मानव आवश्यकताओं को कोयला मिलेगा ही नहीं। क्या इसका भंडार सीमित है। अब देखिए भंडार सीमित का मतलब होता है, क्या होता है कि मान के रखिए ये बाल्टी है, क्या है, ये बाल्टी है, इसमें जल की जो मात्रा है साथियों इतना ही है, कितना है, इतना ही है। अगर ये बाल्टी से हम लोग इतना जल क्या करेंगे, निकालेंगे, प्रतिदिन इतना जल निकालते जाएंगे, तो एक समय आएगा कि ये जल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आने वाली जो पीढ़ी होती है वो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, ये हम लोग का भंडार जो है साथियों ये सीमित है, स्टॉक में रखा हुआ है, ज्यादा इसका उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए साथियों वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित है, एक बार अगर उसको हम समाप्त कर देंगे
तो इसको बनने में साथियों, इसको बाल्टी को भरने में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाता है। क्या मानव उतना दिन तक जी पाएगा? मानव छोड़िए, हम लोग जी पाएंगे उतना दिन, लाखों करोड़ों वर्ष नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए साथियों, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और पीढ़ी को भविष्य में रखते हुए मुद्दे में इस बात को कि आने वाली पीढ़ी जो है इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर पाए, इसलिए ये सब सारी संसाधनों को हम लोग क्या करते हैं, एक सीमित में उपयोग करते हैं। साथियों देखिए, आपको पढ़ाई करने में मजा आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ताकि देखिए साथियों, कमेंट कीजिएगा तो आपका भी रिप्लाई आएगा, तो मैं भी जानूंगा कि आखिर आपको किस प्रकार के विषय में कठिनाई हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में साथियों आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। आपको इतना आसान भाषा में साथियों कोई नहीं समझाएगा, मैं एक एक एग्जाम्पल ले ले करके मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आगे देखते, आगे कहता है साथियों कि प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भूभाग हो गया, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौगोलिक कारक करते हैं। जैसे पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। साथियों देखिए, भूमि का जो टुकड़ा है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन, ये एक जगह पर फैला हुआ नहीं है, ये अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। कहीं पे ऊंचाई है तो कहीं पे समतल भूमि है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है। ये सब क्या है साथियों, प्राकृतिक संसाधन का एक रूप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं हम लोग मानव निर्मित संसाधन। अभी हम लोग साथियों क्या क्या समझे, पहले हम लोग समझे संसाधन के बारे में, फिर हम लोग समझे संसाधन के प्रकार के बारे में, फिर हम लोग समझे कि संसाधन का 3 प्रकार होता है, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा होता है साथियों मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में साथियों हम लोग ये समझें कि हमारे आसपास जितनी प्रकार की चीजें जिससे हम लोग प्राकृतिक से प्राप्त हुई है वे प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन साथियों 2 वर्गों में बांटते थे, पहला नवीकरण, दूसरा अनवीकरण। नवीकरण का मतलब होता है कि जिसका भंडार क्या है साथियों, बहुत ज्यादा है, उसे हम लोग नवीकरण कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरण हो गया। और नवीकरण का मतलब होता है जिसका भंडार क्या है, असीमित नहीं है, जिसका स्टॉक में रखा हुआ है, ये क्या है, ये अनवीकरण संसाधन हो गया। जैसे कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक तेल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, नवीकरण है, अनवीकरण है। अब समझते हैं साथियों मानव निर्मित संसाधन। क्या समझते हैं, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। मानव निर्मित संसाधन में कहता है साथियों कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बनते हैं, जब उनका मूल्य के रूप में बदल दिया जाता है, लो अयस्क उस समय संसाधन नहीं है जब तक लोगों ने उससे लोहा प्राप्त नहीं किया है। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनने में करते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब देखिए, संसाधन तब तक नहीं होता है कोई भी चीज जिसका हम लोग मानव जीवन में उपयोग न करें। साथियों मानव निर्मित संसाधन आखिर क्यों कहलाया, तो देखिए साथियों, मानव निर्मित संसाधन इसलिए कहलाया, जैसे कि आप लोग धरती से लोहा निकालिए, क्या निकालिए, ये धरती है, इससे अगर आप लोग लोहा निकालिएगा साथियों, क्या वो जो लोहा है, वो लोहा पता है अनेक पदार्थों का लिक्विड होता है, फॉर्म वगैरह सारा चीज यानी मिश्रित होता है, उसमें गिट्टी, बालू, कंकड़ उंकड़ सब इसमें क्या होता है, मिला होता है। अब मानव क्या इससे गाड़ी बना सकता है, सड़क बना सकता है, सड़क के जो किनारे साथियों लोहे का जो रड वगैरह जो लगता है वो कर सकता है, मकान का जो छत होता है जिससे लिंटर वगैरह कसा जाता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा रड, ये सब क्या होता है, लोहे का होता है। क्या ये सब उपयोग कर सकते हैं, नहीं। मानव क्या किया, पढ़ा लिखा, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसके बाद क्या किया साथियों, इन चीजों से शुद्ध लोहा निकाला। शुद्ध लोहा निकाला तो आज हम लोग इसका उपयोग बहुत ही अच्छे से करते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल में हो गया, पुल बनाने में हो गया, साइकिल हो गया, जहाज हो गया, रिक्शा हो गया, टेम्पू हो गया, जितने ही प्रकार की लोहे की चीजें हैं, सारी चीजें क्या हो गया, बहुत ही उपयोगी हो गया। ये सब सारी चीजों का हम लोग मानव जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे कहता है साथियों कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन मनो ने समझते हुए कहा, हाँ, राजू ने स्वीकृत सिर हिलाया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं साथियों, चलिए अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखिए, अब समझते हैं मानव संसाधन। क्या समझते हैं, मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है साथियों कि लोग और
अधिक संसाधन बनने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसे करने का ज्ञान हो, कौशल हो, और देखते क्या क्या हो। थोड़ा इसको देखते हैं। चलिए आगे कहता है साथियों, प्रौद्योगिकी हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को मूल्यवान संसाधन बनने में मदद करता है। अधिक संसाधन के निर्णय में क्या होता है साथियों कि समर्थक के लोगों को कौशल में सुधार मानव संसाधन कहलाता है। मानव स्वयं संसाधन इसलिए कहलाया क्योंकि सारे चीजों का हमारे आसपास जितनी प्रकार की जो चीजें दिखती है, इसका उपयोग कौन करेगा? मानव करेगा। मानव क्यों करेगा? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगा। और आवश्यकताओं को पूरा कब कब कर सकता है? जब वो पढ़ेगा लिखेगा। आम है साथियों, एक आम है, अगर मानव को पता ही नहीं रहेगा कि ये आम है, इसे खाने से बॉडी में एनर्जी मिलती है, ये मीठा फल होता है, ये भारत का राष्ट्रीय फल है, पता ही नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये क्या है? जब तक हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हम लोग किसी प्रकार की चीजों का आविष्कार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों, मानव ने अपने कौशल विकास टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा लिखा और स्वयं को भी एक संसाधन के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है साथियों, अब देखिए हम लोग समझते हैं आगे का। आज का लास्ट और आखिरी टॉपिक है साथियों, संसाधन का संरक्षण। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है साथियों कि संसाधन को रक्षा करना। क्या करना? संसाधन को रक्षा करना, सुरक्षा करना। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है साथियों कि कहानी के माध्यम से समझेंगे कि मोना ने एक बार बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। मोना ने एक सपना देखा। सपना ये देखा कि पूरा पृथ्वी का जो जल है वो सूख गया है। मानव परेशान है, पूरा अपना जीवन व्यतीत ही नहीं कर पा रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? उसने ये सपना क्या किया, अपनी माँ से बताया और बोला, मम्मी क्या ये सपना सच हो सकता है? उसकी मम्मी ने कहा, हाँ ये सपना सच हो सकता है यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति समर्थन नहीं रहते तो वे अधिक ही दुर्लभ हो जाते और नवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से भी चर्चा करें। अब देखिए साथियों, मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूं कि अगर हम लोग संसाधन को ज्यादा उपयोग करेंगे और नवीकरण संसाधन में, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो संसाधन बचेगा ही नहीं। जब वो संसाधन बचेगा नहीं साथियों, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। जैसे कि अगर जल का हम लोग अधिक उपयोग कर देंगे तो मानव क्या करेगा कि जल ही नहीं रहेगा, तो जल के कारण साथियों जीवन असंभव हो जाता है। तो मानव क्या करेगा? अपने मृत्यु को स्वीकार करेगा, तो मर जाएगा मानव। मानव जब अपना मृत्यु को स्वीकार जब करने लगेगा साथियों, जिससे क्या होगा? पूरे देश में जल की कमी हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगा। इसीलिए साथियों मैं बार बार आपसे यही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन में सारी चीजों का, जो हमारे संसाधन है उसका मूल्यवान समझे और उसे हम लोग मानव जीवन संसाधन बनाए रखें, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका अच्छे से उपयोग कर सके। इसलिए साथियों जल ही जीवन है और पानी को आप ही लोग बचा सकते हैं। इसलिए साथियों जितनी आवश्यकता हो उतना ही इसका उपयोग करें। अब देखिए साथियों आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि संसाधनों का, एक मिनट रुक जा, चलिए इसको मैं ऊपर कर देता हूं। कहता है कि संसाधनों का सततता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि संसाधनों को समय समय पर ही उपयोग करना, आवश्यकता जब हो तभी हम लोग उपयोग करें। ये हम लोग का क्या कहलाता है? ये हम लोग का संसाधन संरक्षण कहलाता है।
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है साथियों कि संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग ना करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही करें, उसे भविष्य के लिए हम लोग बचाए रखें। यही हम लोग का क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग में को क्या करता है? कम करने के लिए वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक विभिन्नता बताता है कि क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, उस शाम बच्चों ने और उनके मित्रों ने पुरानी समाचार पत्रों का व्यर्थन किया। ये सब सारी चीजें क्या है साथियों? पढ़ने लायक है, जो कि कहानी है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है। क्या आता है पॉइंट? पॉइंट में आता है साथियों कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे पर परितंत्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करता है कि हमारा कर्तव्य हो सकता है कि सभी नवीकरण संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय विकास के माध्यम से करें, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षण की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है साथियों, जिसमें आपको बोलता है कि संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग नहीं करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही करें, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बचाने के लिए संसाधनों का उपयोग उतना ही करें जितना हम लोग की आवश्यकता है, और साथियों पर्यावरण को बचाने के लिए, उनकी हानि रोकने के लिए साथियों आप लोग जगह जगह पेड़ लगाइए। साथियों आपका जब जन्मदिन आता है वर्ष में एक बार, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक पेड़ जरूर लगाइए अपने जन्मदिन पर। इसके लिए क्या करना है आपको साथियों? पेड़ लगाने के लिए कुछ नहीं साथियों, नगर पंचायत में जाइएगा, वहाँ पे भी पेड़ मिल जाता है साथियों, फ्री में आपको पेड़ दे दिया जाएगा। बोलिएगा हमको पेड़ लगाना है, तो फ्री में साथियों पेड़ दे दिया जाता है। आखिर साथियों पेड़ का ज़्यादा दाम भी नहीं होता है, 50 से 60 रुपये या 100 रुपये के लमसम में होता है एक पेड़ का दाम। एक पेड़ लगाइए और अपने जीवन को अच्छे से गुजारिए। आगे इसमें कहता है साथियों कि कुछ पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? कुछ पॉइंट दिया हुआ है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिया हुआ है। पहला सिद्धांत इसमें है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। जीवन की सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति नवीकरण व्यवहार और अभ्यास में क्या करना? परिवर्तन करना। आगे कहता है साथियों समुदाय को अपने पर्यावरण को देखभाल करने में योगदान देना। इन सारी बातों का साथियों क्या करना है? आपको याद करना है। अब देखिए साथियों एक पॉइंट आता है, इसमें क्या आता है देखते हैं। देखिए एक पॉइंट में आता है, क्या आता है साथियों? सतत पोषणीय विकास। क्या आता है? सतत पोषणीय विकास आता है कि बोलता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति, भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरा हो सके। ये सब हम लोग का क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये हम लोग का साथियों पहला अध्याय था, जो कि आपको पढ़ने में बड़ा ही मजा आया होगा। क्या एक बार हम लोग रिवीजन कर लें? यस या नो? उसके बाद साथियों हम लोग का आता है अभ्यास के प्रश्न। क्या आता है? अभ्यास का प्रश्न, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। चलिए साथियों रिवीजन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो देखिए साथियों सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट मैं रिवीजन आप लोग को करवा देता हूँ। रिवीजन में साथियों सबसे पहले हम लोग संसाधन के बारे में जानते हैं कि संसाधन आखिर होता क्या है। तो देखिए साथियों संसाधन का मतलब होता है कि हमारे आसपास जितनी प्रकार की चीजें दिखती है, जिसका हम लोग मानव जीवन में उपयोग करते हैं, ये सब सारी चीजें क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। उसके बाद साथियों हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद साथियों हम लोगों ने संसाधन को कुछ कुछ चीजों में हम लोग देखा, जैसे कि उपयोग के आधार पर देखा, प्रयोजकता के आधार पर देखा, मूल्यवान के रूप में देखा, और मूल्य के बारे में इसको जाना कि आखिर संसाधन का मतलब होता है साथियों कि जिसका कुछ न कुछ मूल्य हो, उपयोग हो। ये सब सारी चीजों क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। उसके बाद साथियों हम लोगों ने पेटेंट के बारे में समझा कि पेटेंट का मतलब होता है कि दादी माँ का जो नुस्खा होता है, अगर वो नुस्खा का उनके पास सर्टिफिकेट होता, तभी हम लोग जानते हैं कि हाँ वो नुस्खा जो है सच में उपयोगी लायक है, अन्यथा नहीं है। कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी चीज का आविष्कार करता है तो वो प्रूफ देता है कि हाँ ये वाकई में ऐसा हुआ है।
वो प्रूफ देता है, तभी हम लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अब देखिए साथियों आगे क्या कहता है। आगे हम लोग समझते हैं इसमें क्या आगे है साथियों, संसाधन के प्रकार। क्या है आगे है संसाधन के प्रकार, जिसमें हम लोग पहला प्रकार देखे थे प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा साथियों मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है साथियों वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे साथियों प्राकृतिक संसाधन में आ गया हवा, आ गया सौर ऊर्जा, आ गया मिट्टी हो गया, ये सब क्या हो गया साथियों प्राकृतिक संसाधन हो गया। प्राकृतिक संसाधन में साथियों हम लोगों ने इसे दो वर्गों में बांट दिया, पहला नवीकरण में बांटा, दूसरा अनवीकरण में बांट दिया गया था। अब देखिए साथियों नवीकरण का मतलब होता है कि वे संसाधन जिसका हम लोग उपयोग ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग कर भी लेंगे तो वो क्या होगा, वो आने वाली जिसका भंडार क्या है असीमित है, उसे हम लोग नवीकरण संसाधन कहते हैं। और साथियों अनवीकरण में आ गया था जिसका भंडार क्या है सीमित है, स्टॉक है, एक बार समाप्त हो जाने के बाद इसे पुनः पूरित करने में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाता है, इसे हम लोग अनवीकरण संसाधन कहते हैं। और नवीकरण संसाधन का एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे साथियों का कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या हो गया साथियों हम लोग का अनवीकरण संसाधन में आता है। अब देखिए साथियों हम लोगों ने दूसरा देखा था मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन का मतलब होता है साथियों कि क्या होता है, मानव अपने पढ़ लिख कर कौशल का विकास किया, पृथ्वी के अंदर कच्चा लोहा निकाला, उस कच्चे लोहे को अलग अलग फैक्ट्रियों में ले जाकर साथियों फिल्टरिंग के माध्यम से उसे क्या किया गया, एक शुद्ध लोहा में परिवर्तन किया गया, जिससे आज हम लोग मोटर गाड़ी, साइकिल, ये सब सारी चीज़ों का क्या करते साथियों हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए साथियों आगे कहता है मानव संसाधन। आखिर मानव संसाधन क्यों कहलाया, तो देखिए साथियों मानव जो संसाधन कहलाया, अगर संसाधन होगा तब मानव भी होगा। जिस किसी चीज का हम लोग उपयोग ही नहीं कर पाएंगे साथियों, क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि आवश्यकता होती है हम लोग को। अगर हम लोग का मानव ही नहीं रहता साथियों तो हम लोग इसकी आवश्यकता नहीं होती, संसाधन कहलाता ही नहीं है। यही कारण की वजह से साथियों क्या हुआ, एक मानव स्वयं में संसाधन कहला गया, क्योंकि हम ही लोग जो हैं संसाधन का उपयोग करते हैं। जो अगर किसी चीज का वस्तु का उपयोग ही नहीं करेंगे तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। तो हम लोग उपयोग करते हैं तो वो भी संसाधन कहलाता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं जिस वस्तु का, वो भी संसाधन कहलाता है, और जो उपयोग कर रहा है वो भी संसाधन कहलाता है। अब देखिए साथियों आगे क्या है, आगे इसमें आता है संसाधन का संरक्षण। क्या आता है, संसाधन का संरक्षण आता है। संसाधन का संरक्षण में कहता है कि साथियों कि हमारे आसपास जितनी प्रकार की चीजें दिखती है वो संसाधन कहलाती है। अगर इसका हम लोग ज्यादा ज्यादा उपयोग करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है इसका उपयोग अधिक से अधिक नहीं कर पाएगी। इसलिए साथियों संसाधन को संरक्षण यानी बचाए रखना बड़ा ही आवश्यकता है। आगे साथियों क्या कहता है, आगे आता है इसमें सतत पोषणीय विकास। क्या आता है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास में वही कहता है कि साथियों की संसाधनों का ज्यादा उपयोग नहीं करे, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी बचाए रखने के लिए जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। अब देखिए साथियों आगे क्या कहता है, आगे साथियों इसमें कुछ नहीं है, आगे इसमें पॉइंट दिया गया था, सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया गया था, ये पॉइंट था। उसके बाद ये 3 कर्तव्य के बारे में बताया गया था जो कि मानव आवश्यकताओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है। साथियों हम लोग का चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। हम लोग अपने अगली क्लास में इसका प्रश्न उत्तर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार साथियों आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों मिलते हैं हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के साथ, उसके बाद इसका MCQ, उसके बाद चैप्टर नंबर 2। कमेंट में आपको बताना है कि चैप्टर नंबर 2 क्या है। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।